वैशाली जिले में जो पत्रकारों ने लालू यादव से उनके बीफ वाले बयान पर सवाल किया तो वो भड़क गए और उन्होंने मीडिया को गाली दे दी। जो कोई बोला है मेरे नाम से, उनको क्या कहना है? ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। गोमांस वाले बयान को देकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ एलजेपी नेता सुधीर ओझा ने केस दर्ज करा दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में दर्ज मुकदमे में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। दादरी कांड को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए 3 दिन पहले लालू यादव ने कहा था, क्या हिंदू बीफ नहीं खाते? जो बाहर रहता है वो क्या नहीं खाता? लालू यादव के दोनों बेटों की उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अभी तक लोग ये जानते थे कि तेज प्रताप लालू के बड़े बेटे हैं और तेजस्वी छोटे, लेकिन नामांकन के वक्त चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में तेज प्रताप ने खुद को 25 साल जबकि तेजस्वी ने अपनी उम्र 26 साल बताई है। हालांकि विवाद पर सफाई देते हुए लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र में गलत उम्र छपने की वजह से ही तेज प्रताप को नियम के मुताबिक हलफनामे में भी वही उम्र लिखनी पड़ी। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और मैं एबीपी प्रोग्राम में एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, उसको आप कैरी भी कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अब जब 2 बाई इलेक्शन होंगे मैं उस पर लड़ूंगा। इसलिए लड़ूंगा क्योंकि जब मुलायम सिंह मुझे उत्तर प्रदेश में पब्लिक मीटिंग करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, मैं देखता हूं कि कैसे रोकेंगे मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब पब्लिक के तहत इलेक्शन होगा तो उनको मुझे परमिशन देना ही पड़ेगा। उन 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 1 महीना 2 महीने होंगे, मैं लड़ूंगा इलेक्शन वहां पर जाकर। एमआईएम बिहार के सीमांचल इलाके की 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार के किशनगंज की रैली में पीएम मोदी को जालिम और शैतान कहने पर एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने दर्ज कराई है। अकबरुद्दीन ने रविवार को एक चुनावी रैली में गुजरात दंगों का जिक्र कर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। अगर कांग्रेस 2004 में इख्तिलाफ पर आने के बाद अगर इस शख्स को चार्जशीट करती, जेल में डालती, हथकड़ियां पिना देती, तो ये शैतान, ये जालिम हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं होता। यूपी के दादरी का गोमांस विवाद अब बिहार चुनाव में पहुंच गया है। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो गोहत्या बंद करेंगे। हालांकि सच्चाई ये है कि बिहार में 1955 से ही गोहत्या पर बैन है। सुशील मोदी के इस बयान को नीतीश की पार्टी जेडीयू ने ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है। तो हमारी सरकार बनेगी, बिहार में तुम गोवध बंदी का कानून लागू करेंगे तो एक और गो मांस खाने वाले लोग और दूसरी ओर गोवध पर पाबंदी लगाने वाले लोगों के बीच ये लड़ाई है। लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर कांड को लेकर के दंगा कराया गया था, चुनाव जीता गया था। दादरी को इंपोर्ट करके पटना ले जाए जाने का षड्यंत्र है। यूपी सरकार के मंत्री आजम खान ने कहा है कि मोदी सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। वो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाएंगे। हमने उस प्लेटफॉर्म पर जहां पर सुषमा स्वराज जी ने जाकर बहुत मानवता की बातें की हैं और जिस वक्त मानवता की बातें कर रही थी उस वक्त लोग मारे जा रहे थे। जी हम यूएनओ तक ले जाना चाहते हैं। हमने समय मांगा है उनसे मिलने के लिए। बेहतर होता वो जिस मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो अपने मुख्यमंत्री से सारा सवाल करते। दादरी कांड के बाद यूपी में ट्विटर और सोशल मीडिया मैसेज के जरिए नफरत फैलाने की कोशिशें तेज हैं। यूपी सरकार ने इसकी शिकायत करते हुए ट्विटर इंडिया से ऐसे संदेशों को ब्लॉक करने को कहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि दूसरे का नेटवर्क यूज कर ले रहे हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने वाले लोगों पर हर हाल में कार्रवाई हो। दादरी कांड पर यूपी सरकार से रिपोर्ट नहीं मिलने पर गृह मंत्रालय नाराज है और अगले 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बरघाट कस्बे में सरपंच की हत्या के बाद भड़का सांप्रदायिक तनाव। विरोध जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में लूटपाट की और कई मोटरसाइकिलों को फूंक दिया। कलेक्टर की गाड़ी समेत दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाहनों में तोड़फोड़। इलाके में कर्फ्यू लागू। वाराणसी में फिलहाल शांति है।
लेकिन कल हुए हंगामे को देखते हुए आज वाराणसी के स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया गया है। कल वाराणसी में उस वक्त हिंसा फैल गई थी जब वहां के साधु संत अन्याय प्रतिकार रैली निकाल रहे थे। 22 सितंबर को गणेश प्रतिमा विसर्जन के मुद्दे पर पुलिस ने साधुओं पर लाठीचार्ज किया था। उसी के विरोध में कल अन्याय प्रतिकार रैली निकाली गई थी। इस रैली में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे। गौदौलिया इलाके में भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में पुलिस ने भी भीड़ पर लाठीचार्ज किया। फिलहाल वहां पर शांति है। दिल्ली के कृष्णा नगर में बीती रात 4 लड़कों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 12 साल की बच्ची और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक चारों लड़के एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठकर शराब पी रहे थे और हंगामा कर रहे थे। जब स्थानीय लोगों ने उन लड़कों का विरोध किया तो उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी और बाद में मौके से फरार हो गए। फायरिंग से भड़के लोगों ने साहिल प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को तोड़ दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है और फरार हुए चारों लड़कों को तलाश रही है। बीती रात दिल्ली के दरियागंज इलाके में बीच सड़क पर बने गड्ढे में एक गाड़ी गिर गई थी। बाद में इस गाड़ी को क्रेन की सहायता से किसी तरह निकाला गया। शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि इस इलाके में दिल्ली मेट्रो की खुदाई का काम चल रहा है, जिसकी वजह से सड़क कमजोर हो गई है और इसी वजह से सड़क में गड्ढा बन गया था। बेंगलुरु में कॉल सेंटर में काम करने वाली एक 22 साल की लड़की को अगवा कर गैंगरेप की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात दक्षिण बेंगलुरु के माडीवाला इलाके में जब लड़की अपने पीजी जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी तो एक टेम्पो ट्रेवलर में सवार लोगों ने घर तक छोड़ने की बात कहकर उसे अगवा कर लिया और चाकू की नोक पर दोमलूर इलाके में उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़ित मध्य प्रदेश की रहने वाली है और बेंगलुरु में अपनी छोटी बहन के साथ पीजी में रहती है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रविवार बेंगलुरु के सरकारी अस्पताल से दिन दहाड़े 3 दिन के बच्चे को अगवा कर लिया गया। अस्पताल के अंदर और बाहर के सीसीटीवी फुटेज में एक बुर्के वाली महिला नवजात बच्चे को बुर्के में छिपा कर ले जाती दिख रही है। बच्चे की मां के मुताबिक जब वो बच्चे को दूध पिला रही थी तो आरोपी महिला ने दुलार के बहाने बच्चे को मांगा और फिर मौका देखकर गायब हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। यूपी के इटावा की एक महिला कांस्टेबल अपने ही महकमे के लोगों की दरिंदगी का हो गई शिकार। आरोप है इटावा के पुलिस लाइन में तैनात एक महिला कांस्टेबल 28 सितंबर को जब झांसी के जल विहार मेले में ड्यूटी कर वापस लौट रही थी तो 3 सिपाहियों ने बंदूक की नोक पर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। कानपुर जोन के आईजी के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ इटावा के महिला थाने में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 आरोपियों की पहचान हो गई है जबकि तीसरे की शिनाख्त बाकी है। छोटे भाई को अपनी हत्या में फंसाने की साजिश रचने वाले शख्स का राज मोबाइल फोन ने खोला। यहाँ पर सुरेश मोटे नाम के इस शख्स ने दोस्त की हत्या कर शव को अपने कपड़े पहना दिए थे। जमीन विवाद होने के कारण उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई सुरेश मोटे की हत्या के शक में पकड़ा गया। श्राद्ध के बाद सुरेश ने अपना मोबाइल ऑन किया तो इस कत्ल की गुत्थी सुलझ गई और पता चला कि सुरेश ने अपने छोटे भाई को फंसाने के लिए अपनी हत्या का नाटक रचा था। स्वघोषित धर्मगुरु राधे मां को मुंबई पुलिस ने बड़ी राहत दी है। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि अभी तक की जांच में राधे मां के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने और अश्लीलता के कोई सबूत नहीं मिले हैं। मुंबई की महिला वकील फागुनी ब्रह्मभट्ट और अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने राधे मां पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट से जांच कराने की मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद होगी। पत्नी लिपिका मित्रा के समझौते से इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा केस में आरोपी सोमनाथ भारती की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारती के वकील ने लोअर कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है। इस पर आज सुनवाई होगी। सोमनाथ की न्यायिक हिरासत 19 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। आज सोमनाथ भारती जी को पेश किया गया था, उनको जुडिशियल कस्टडी रिमांड में भेजा है और हमने बेल एप्लीकेशन उनकी मूव कर दी है और कल इस मैटर की सुनवाई होगी। दिल्ली में भारी प्रदूषण के चलते छोटे छोटे बच्चों को मास्क लगाना पड़ता है। खुद मेरे पोते को प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाना पड़ता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर ये तल्ख टिप्पणी की है देश के मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू ने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर हल्के व्यावसायिक वाहनों से प्रति एंट्री 600 रुपए और भारी वाहनों से 1200 रुपए तक प्रदूषण टैक्स वसूलने की मांग की गई है ताकि प्रदूषण रोकने में भी उपाय किए जा सके। चीफ जस्टिस ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने पोते का उदाहरण दिया। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
अंतरिक्ष से रात में कुछ ऐसी दिखती है भारत और पाकिस्तान के बीच 2900 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इन तस्वीरों में दिख रही नारंगी रंग की रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा है, जो बॉर्डर पर लगे करीब 1.5 लाख फ्लड लाइट्स की वजह से रात में भी जगमगाती दिख रही है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ये तस्वीरें जारी की हैं। भारत ने घुसपैठ रोकने के लिए कश्मीर से लेकर गुजरात के रेड ऑफ कच्छ तक कटीले तारों की बाढ़ के साथ करीब 50,000 खंभों पर ये फ्लड लाइट्स लगाई है। रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी। मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय के वंशजों ने जबलपुर कोर्ट में एक अर्जी लगाकर कहा है कि फिल्म में बाजीराव की पत्नी मस्तानी को नाचते हुए दिखाया गया है, जबकि वो डांसर नहीं थी। साथ ही इन्होंने निर्माता से रॉयल्टी की भी मांग की है। याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड से जवाब मांगा है। 18 दिसंबर को रिलीज हो रही बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा अहम किरदार निभा रहे हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल ने सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान बरसों पहले भारत से चोरी हुई मां दुर्गा की दुर्लभ मूर्ति लौटा दी। 11वीं सदी की ये मूर्ति 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर के पुलवामा के मंदिर से गायब हो गई थी, जिसकी एफआईआर भी दर्ज हुई थी। साल 2012 में जर्मनी के म्यूजियम में इसे देखे जाने के बाद इसकी वापसी की कोशिश शुरू हो गई थी। एंगेला मार्केल और पीएम मोदी ने दोनों देशों में 18 समझौते का भी ऐलान किया। साल 2015 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से चीन, जापान और आयरलैंड के वैज्ञानिकों को दिया गया है। चीन के वैज्ञानिक यू तू को मलेरिया का नया इलाज ढूंढने, आयरलैंड के विलियम कैम्पबेल और जापान के सातोशी ओमुरा को कीड़े मकोड़े के संक्रमण का नया इलाज ढूंढने के लिए नोबेल से नवाजा गया है। देखिए कैसे झाड़ियों में लगी आग ने इस घर को शोलों में बदल दिया। ये तस्वीरें हैं ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर की। भीषण गर्मी की वजह से ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों जगह जगह पर झाड़ियों में ऐसी ही आग लगी हुई है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा है। जंगली जानवर भी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। आग बुझाने के लिए बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियों को भी काम पर लगाया गया है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं।